अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आ रही है सबको? वालेकुम सलाम सर। अफाक अहमद, प्रेजेंट सर। अफाक कैसर, प्रेजेंट सर। अमन जलाल, अमन जलाल, अलीशा नाज, जी सर प्रेजेंट। आमना नज़ीर, प्रेजेंट सर। अक्सा, यस सर। अज़का, प्रेजेंट सर। ईमान नईम, प्रेजेंट। फिजा नईम, प्रेजेंट सर। गफरा बतूल, गफरा बतूल, हसनैन सईद, हसनैन सईद, प्रेजेंट सर। ओके हसनैन प्रेजेंट लगा दिए। ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, इज़ा फातिमा, सर।
काशिफ खान, ओके काशिफ खान आपकी अटेंडेंस हो गई है। खदीजा परवीन, Present, sir. लाइबा हफीज, Present, sir. मलाइका खान, मलाइका खान, मरियम लियाकत, Present, sir. मरियम अकमल, Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब, Present, sir. निमरा कजाफी, Present, sir. नौमान मुनव्वर, नौमान मुनव्वर, नूर, Present, sir. राबिहा, Present, sir. रबिया, Present, sir. अस्सलाम वालेकुम सर, सिद्रा, एक्सक्यूज मी। मलाइका मैं बाद में अटेंडेंस लगाता हूँ। सिदरा, Present, sir. सुभान बाबर, सुभान बाबर, सुभान बाबर को कोई जानता है? Yes, sir. यस सर, वो ये इसी क्यों क्लास में। वो छुट्टियां क्यों कर रहा है? Sir, no idea. अदरवाइज इसने शॉर्ट अटेंडेंस हो जाना है। 1 2 3 4 और आज 5 हो जाएंगी इसकी एब्सेंट। सैयदा फातिमा जबीन, Present, sir. यूसुफ, यूसुफ, क्लास के CRGR लेट आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब मैं उनका नाम बोल रहा हूँ जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, 1 बाय 1। तो उस वक्त आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हो। ऐमन जलाल, Present, sir. गफरा बतूल, प्रेजेंट सर। ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, मलाइका खान, मलाइका खान, मलाइका आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। नौमान मुनव्वर, नौमान, सुभान बाबर, यूसुफ अली, अफाक कैसर, Yes, sir. अफाक कैसर, लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था और उसमें से आपको क्या समझ आई है वो बताना है आपने, जो आपने बाद में दोबारा से रिपीट की है, तैयारी की है। एक्चुअली मैंने रिवाइज नहीं किया, मैं 2-3 दिन से हॉस्पिटल था। लेक्चर भी नहीं देखा। अफाक यार, जिस तरह आप लोग लेक्चर आप लोगों को होता है उसके साथ साथ ही तैयारी करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बाद में जो है वो कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको फिर तैयार करना मुश्किल हो जाता है। यस सर। तो मेरा तो आप लोगों सभी के लिए यही मशवरा है कि आप लोग साथ साथ तैयारी करें ताकि आप लोग आसानी से तैयारी कर सकें। अदरवाइज आप लोगों का सिलेबस जिस वक्त एट द एंड आप लोग तैयारी करते हैं तो उस कंडीशन में अच्छी तैयारी नहीं होती है, जिसकी वजह से आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी नहीं आते हैं। इसके बाद आमना नज़ीर, आमना नज़ीर, जी सर। आमना, हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था और आपने उसमें से क्या सीखा था?
सर हमने हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पढ़ी थी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T होता है। अगर हम ठीक है, ग्राम्स में यूज करते हैं तो फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। हीट कैपेसिटी जिस वक्त हम करते हैं वो जर्नल है, चाहे यस जितनी सर। मर्जी अमाउंट वगैरह, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसके लिए जो भी यानी कि हीट होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं, जितनी वो ऑब्जर्व या रिलीज कर सकता है। जी और जिस सर। वक्त इसको हम फर्दर जो है अमाउंट की बेस पर, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को यूज करते हैं, या तो हम मोल में यूज करते हैं या फिर हम ग्राम में यूज करते हैं। अगर किसी स्पीशी जी को सर। हम ग्राम में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी हीट को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है उसके लिए हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप लोग मोल में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी हासिल होती है। जी सर। इसके बाद नेक्स्ट अक्सा। Yes, sir. Yes, sir. जी अक्सा। सर लास्ट टाइम हमने कैलोरीमेट्री और हीट कैपेसिटी पर थी, इनका डिफरेंस वगैरह पढ़ा था। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी हमने, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम्स में कैसे मेजर करते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, और बॉम्ब कैलोरीमेट्री और कैलोरीमेट्री पढ़ा था। इसमें क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा E, और डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H होता है। हमने कहा था कि कंप्यूटर ज़्यादा होते हैं, एंथैल्पी ज़्यादा होती है, उसकी जो एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, और अगर मास ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सा ये बताएं कि किस में प्रेशर कांस्टेंट था और किस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, और किसके जरिए हम इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं और किसके जरिए हम इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर के जरिए? और शायद कैलोरीमीटर में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और इसमें हम इंथैल्पी फाइंड करते हैं, और बम अक्सर टेम्परेचर इन दोनों में से किसी में भी कांस्टेंट नहीं रखते, क्योंकि टेम्परेचर ही तो चेंज होता है। प्रेशर, ठीक है, और सर प्रेशर बम किस में कांस्टेंट रखते हैं? कैलोरीमेट्री में, और बम ठीक है, कैलोरीमेट्री हम कांस्टेंट रखते हैं, और इसमें हम वो फाइंड करते हैं इंटरनल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट अलीशा नाज। जी सर। जी अलीशा नाज, ये बताएं दोनों में से किसके जरिए हम इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और किसके जरिए हम इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं? सर जो सिंपल क्लोरीमीटर होता है उसमें हम लोग चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं, और जो बॉम्ब ठीक है, क्लोरीमीटर होता है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने ये देखा था, क्योंकि पहले हमने ये चेक किया था कि जिस वक्त हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में जो हीट जो है वो किसके इक्वल होती है। ये हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी किया था, ये वाली इक्वेशन, एक ये इक्वेशन जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जिस वक्त हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हीट जो है वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके जरिए हम दोनों के जरिए हम हीट ही कैलकुलेट करते हैं।
क्यू की वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, एक में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था उसमें हमने देखा था कि हीट जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब है जितनी वैल्यू क्यू की हीट की हासिल होगी वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि अगर आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये देखा था कि प्रेशर जिस वक्त कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में हीट जो है वो इक्वल होती है इंथैल्पी चेंज के। ये हमने पहले प्रूव किया था, ठीक है। और दोनों के जरिए हम बेसिकली कैलकुलेट हीट को ही करते हैं, यानी कि जो बम कैलोरीमीटर है, सिंपल कैलोरीमीटर है, दोनों के जरिए है हम हीट को ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और एक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। और हमने ये भी देखा था जिस वक्त हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हीट जो है वो इंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू हमारे पास हीट की हासिल होगी वही वैल्यू इंथैल्पी चेंज की होगी। इसके साथ हमने ये भी स्टडी किया था, ये भी देखा था जिस वक्त हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हीट जो है वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी चेंज के। क्योंकि बेसिकली हम जो हैं कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर के जरिए दोनों के जरिए हीट ही कैलकुलेट करते हैं, क्यू की वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। चाहे वो हम मोलर हीट कैपेसिटी के जरिए फार्मूला यूज करें, चाहे हम स्पेसिफिक हीट का फार्मूला यूज करें, दोनों के जरिए हमारे पास क्यू की वैल्यू ही हासिल होती है। इसके जरिए भी हमारे पास क्यू की वैल्यू हासिल होती है और इसके जरिए भी हमारे पास क्यू की वैल्यू ही हासिल होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हमने जो है वो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे उस कंडीशन में हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हासिल होती है। और वॉल्यूम को कांस्टेंट हम बम कैलोरीमीटर में कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब है कि बम कैलोरीमीटर के जरिए जो हीट हमारे पास हासिल होती है वो बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। इसी तरह जिस वक्त हम हीट कैलकुलेट करते हैं, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैलोरीमीटर के जरिए, तो कैलोरीमीटर का जो सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। और हमने देखा था कि जिस वक्त प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में क्यू जो है, हीट जो है, वो चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमारे पास हीट की हासिल होगी वही वैल्यू चेंज इन इंथैल्पी की होगी। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इजाफात्मा। जी सर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हमने इसके अलावा जो है मैथमेटिकली जो न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व किए थे और उसके जरिए जो न्यूमेरिकल हैं उनके जरिए हमने जस्टिफाई किया था किस तरह आप लोग क्यू को यानी कि हीट को कैलकुलेट करते हो, किस तरह हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं या मोलर हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? सर यही पढ़ा था, इसके बाद हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। इसके अलावा यहाँ तक न्यूमेरिकल समझ। सॉल्व किए थे। जी इसके सर साथ बस। हमने एक एग्जांपल ये भी पढ़ी थी कि जिस वक्त हम किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल, एक मोल का मॉलिक्यूल हासिल करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास इंथैल्पी जो है वो भी हासिल होती है, चेंज इन इंथैल्पी, जिसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। सर वो ये पढ़ा था कि मोल से जो ये एंथैल्पी पे क्या डिफरेंस आ रहा होता है, वो पढ़ा था। एक न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड किया था, एल्युमिनियम वाला। तो मोल का क्या इफेक्ट होता है इंथैल्पी चेंज पर? सर अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो एंथैल्पी
चेंज होगा वो ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो एंथैल्पी चेंज कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसके साथ जो आप लोगों का जो टॉपिक है था वो ये है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये भी आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। इसमें ये होता है कि जब भी आप लोग कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक मोल सिंथेसाइज करते हो उसके बेसिक एलिमेंट से। बेसिक एलिमेंट का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है आप लोगों का, इसमें जो एलिमेंट है एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो है वो कार्बन है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक मोल मीथेन गैस जिस वक्त सिंथेसाइज करते हैं, तो उस दौरान जितनी भी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होती है उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट का रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट रिलीज होती है। और जिस वक्त प्रोडक्ट जो है वो कम स्टेबल हो और रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो, तो उस कंडीशन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, किस तरह जो है एनर्जी के बेस पर आप लोग बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, सर ये एक बार काशिफ दोबारा खान। बता दीजिए। मैं ये चलो दोबारा से डिटेल के साथ बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। आप लोग जब भी रिएक्शन करते हो तो आप लोगों के पास रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। बाज दफा जो है ऐसा रिएक्शन में होता है जिसमें हीट चेंज नहीं होती, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं और उस दौरान ना ही हीट जो है वो सिस्टम ऑब्जर्व करता है, ना ही सिस्टम हीट को रिलीज करता है। ये उस कंडीशन में होता है जिस वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, जब भी आप लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हो, बेसिकली हम उनकी एनर्जी लेवल को चेक करते हैं। एनर्जी लेवल का मतलब कि मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी तो हर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी में कम एनर्जी होती है, किसी में ज्यादा एनर्जी होती है। और जिस वक्त हम एनर्जी डायग्राम की मदद से उसको इंडिकेट करते हैं, तो एनर्जी की वैल्यू को हम अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं। और जिस वक्त अलोंग एक्स एक्सिस पर वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। और अगर उसकी वैल्यू कम हो अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। सपोज ये आप लोगों के पास तीन प्रोडक्ट हैं। ये आप लोगों का रिएक्टेंट है, ठीक है, जिसको हम R से शो कर रहे हैं। ये आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम P1 से शो कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास P2 प्रोडक्ट है जिसको हम P2 से शो कर रहे हैं। और ये आपके पास P3 प्रोडक्ट है जिसको हम P3 से इंडिकेट कर रहे हैं। अब जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह का ग्राफ हासिल होगा कि पहले रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, उसके बाद वो डिक्रीज करेगा एनर्जी को। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट की एनर्जी में और रिएक्टेंट की एनर्जी में डिफरेंस कितना है। अब जिस तरह ये आपके पास एक प्रोडक्ट बना है, इसी तरह आप लोगों के पास दूसरा प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह ये बनता है। फिर तीसरा प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास इसी एनर्जी लेवल के साथ यहाँ पर हासिल होता है। अब ये तीन आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं। अब जिस वक्त हम पहले की बात करते हैं, जिस वक्त आप लोगों का R1 रिएक्टेंट R जो है वो P1 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की ज्यादा है या प्रोडक्ट की ज्यादा है।
अब हमने ये देखा है कि अलोंग एक्स एक्सिस नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है, और जिस वक्त हम इन दोनों को, इस एनर्जी लेवल को और इस एनर्जी लेवल को कंपेयर करते हैं, तो P1 की एनर्जी जो है वो ज्यादा है R की निस्बत। और P1 की एनर्जी R से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इस P1 प्रोडक्ट ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, और उसी वजह से इसकी एनर्जी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुंची है। और जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, इसका मतलब है कि वो कम स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, उससे हम ये कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन करेगा। इसका मतलब है कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर कोई स्पीशी कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट होने के बाद अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की स्पीशी जो है वो कम स्टेबल है, और रिएक्टेंट की स्पीशी जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो फौरन रिएक्शन करेगी, और जो रिएक्टेंट है वो उसकी निस्बत कम रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, और जो जितनी कम स्टेबल होगी, या जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, वो उतनी ही कम रिएक्टिविटी शो करेगी। और ये स्टेबिलिटी हमें कहाँ से इंडिकेट होती है? ये हमें एनर्जी लेवल के डिफरेंस से हासिल होती है। जिस वक्त हम इस एनर्जी लेवल को चेक करते हैं, तो इसका लेवल तक ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर आता है, और इसका एनर्जी लेवल जो है वो तकरीबन यहाँ पर आता है। अगर हम इसकी वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज यहाँ तक जो है वो 1 है, यहाँ तक जो है वो 2 है, ठीक है, और यहाँ तक जो है वो 3 है, यहाँ तक जो है वो 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अब हमें पता है 6 की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि P1 की एनर्जी जो है वो R की निस्बत ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन करेगा, और उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी रिएक्टेंट की निस्बत ज्यादा होगी। जिससे हमारे पास ये है कि हम हाइड्रोजन और कार्बन को मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप करने के बाद हमारे पास एसिटाइलिन मॉलिक्यूल बनता है, और इस दौरान हम 226 किलो जाउल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है इस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। और हम ये भी देखते हैं कि रिएक्टेंट में आपके पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में आपके पास एसिटाइलिन प्रोडक्ट बन रही है। तो इस केस में एसिटाइलिन की रिएक्टिविटी कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा होगी, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो आपके पास रिएक्टेंट स्पीशी है, और आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो एसिटाइलिन है। अब एसिटाइलिन जो है उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट स्पीशी। अब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों की निस्बत ज्यादा होगी। जो जितनी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, और जो कंपाउंड जितनी एनर्जी को रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा।
तो जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो कम स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, और इस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। इसी तरह जिस वक्त हम आर को कंपेयर करते हैं P2 प्रोडक्ट से, तो उस कंडीशन में आपके पास P2 प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की निस्बत कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट वाली स्पीशीज जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है। और ज्यादा स्टेबल फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज कर रही है। प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और जो भी स्पीशीज जिस वक्त एनर्जी को रिलीज करती है, रिलीज करने के बाद वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कम स्टेबल है और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। और इसकी हम एग्जांपल जो है वो ये अमोनिया गैस की भी ले सकते हैं, कि जिसमें आप लोग नाइट्रोजन रिएक्टेंट स्पीशीज कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वो नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस है। दोनों को आप लोग मिक्सअप करते हो तो आपके पास अमोनिया गैस बनती है। अब इस केस में अमोनिया गैस जो है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की निस्बत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज कर रही है। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है P3। अब P3 के जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं R से, तो इनके एनर्जी लेवल डिफरेंस जो है वो P2 से भी ज्यादा है। इसका मतलब है ये भी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये भी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, लेकिन P3 जो है वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और जो भी प्रोडक्ट जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, इसका मतलब है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि वो दूसरी स्पीशी के साथ इतनी स्पीड के साथ इतनी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कौन से रिएक्शन जिस वक्त आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी स्पीशी जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो सकती है, और कन्वर्ट होने के बाद कौन सी स्पीशी जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर फर्दर रिएक्शन ज्यादा शो कर सकती है या कम रिएक्शन को शो कर सकती है रिएक्टेंट की निस्बत। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं कि हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, इसमें हम कोवलेंट बॉन्ड को जिस वक्त ब्रेक करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हर मॉलिक्यूल हर बॉन्ड के लिए डिफरेंट होती है। जिस तरह अगर हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन को आयोडाइड के साथ, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 570 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 432 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसी तरह हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 366 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी तरह हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 298 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन सेम है,
जस्ट सेकंड एटम जो है वो चेंज हो रहा है, और उसके चेंज होने की वजह से आपके पास एनर्जी जो है जिसको आप लोग सप्लाई करते हो, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है, उसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो रही है। अब यहाँ पर टॉप टू बॉटम जो है एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के रीजन ये है, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये आप लोगों के पास कंप्लीट एक पीरियोडिक टेबल है जिससे हमने ये एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, ये आप लोगों के पास 7th या हेलोजन ग्रुप फैमिली से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को हमने कंसीडर किया है, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इस कंडीशन में आप लोगों ने ये पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में PC1 में, कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, और जिस वक्त एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये भी इंक्रीज होगी, दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, और दो न्यूक्लियाई के दरमियान जितना लेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब है उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। इसी वजह से हमें, क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसका मतलब है कि उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल है। इसी वजह से हमें इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रही है, और उसके बाद हमें 432 यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के लिए हमें एनर्जी जो है वो सप्लाई करना पड़ रही है। इसके बाद आप लोगों को हाइड्रोजन और ब्रोमीन के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो प्रोवाइड करना पड़ते हैं। इसकी रीजन यही है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में एटम्स का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और जिस वक्त एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि बॉन्ड जो है वो वीक होगा, और जितना बॉन्ड वीक होगा उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा, और जिस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा इसका मतलब है कि उसको हम स्लाइटली एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे तो वो फौरन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस की बेस पर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो सकती है और किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो सकती है। ये चीज क्लियर है? जी सर। इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। क्या जिस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। जिस तरह अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कार्बन, इन दोनों को हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ और सॉरी कार्बन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को, क्योंकि जिस वक्त हम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। इसी वजह से इसके बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये सर क्लियर है। इसके साथ अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ऑक्सीजन की फ्लोरीन के साथ बॉन्ड की और ऑक्सीजन की क्लोरीन के साथ बॉन्ड।
अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और फ्लोरीन जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जिस वक्त हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक जैसे हों, यानी कि दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले जो एटम हैं वो एक जैसे हों, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी। और जिस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी इसका मतलब है उनको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। और जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक की ज्यादा होगी और दूसरे की कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में उन बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। ये चीज क्लियर है? इसके सर साथ ये बात एक रिपीट कर। मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पॉइंट हैं जिनके बेस पर आप लोग अभी तक जो 2 पॉइंट बताए हैं वो 2 पॉइंट हैं जिनके बेस पर आप लोग बताते हो कि बाण को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं या बाण को मुश्किल से ब्रेक करते हैं। एक बार मैंने बताया है कि एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हम बाण को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियस के बेस पर हम आसानी से बता सकते हैं कि यह बाण आसानी से ब्रेक होगा या मुश्किल से ब्रेक होगा। ठीक है। दूसरा मैंने बताया है कि आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर भी ये बता सकते हो कि कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा और कौन सा बॉन्ड जो है वो मुश्किल से ब्रेक होगा। और वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है या ज्यादा है। पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने यही चेक करना है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। उसके बाद अगर उसमें डिफरेंशिएट नहीं होता तो उसके बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है या ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है उसको बांड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है इसका मतलब है उस बांड को ब्रेक करना आसान है। ठीक है। इसके साथ तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों के पास मल्टीपल बॉन्ड हो तो मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड के। जिस तरह कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करना सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। क्योंकि जिस वक्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के दरमियान तो उस कंडीशन में एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, और जिस वक्त एटॉमिक न्यूक्लियाई जितने एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे इसका मतलब है कि बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और जितने बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इसका मतलब है उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। और जिस वक्त हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। आप लोगों ने जब भी किसी कंपाउंड के बारे में बताना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, दोनों के दरमियान कंपेयर करना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, किसमें ज्यादा डबल बॉन्ड है और किसमें सिंगल बॉन्ड ज्यादा है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने दूसरा जो चेक करना है वो फिर आप लोगों ने ये चेक करना है कि वो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और किसका एटॉमिक रेडियस कम है। और सबसे लास्ट में अगर इस पर भी आपको डिफरेंशिएट नहीं होता, आप लोग उसकी बेस पर भी नहीं बता सकते कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है,
तो सबसे लास्ट में आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फैक्टर आता है। इसका मतलब है हमने जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताना है तो हमें सबसे पहले 3 फैक्टर चेक करने हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने चेक करना है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। अगर किसी में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है तो इसका मतलब है उन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। अगर वहीं से हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी कम होगी तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। और अगर केस ऐसा हो कि दोनों में इक्वल डबल बॉन्ड हो, इक्वल ही सिंगल बॉन्ड हो, तो इसका मतलब है आप लोगों ने सेकंड फैक्टर को अप्लाई करना है और उसकी बेस पर आप लोगों ने बताना है कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। और सेकंड फैक्टर क्या है, आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस को चेक करना है कि किस मॉलिक्यूल में एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और किस में एटॉमिक रेडियस कम है। जिसमें एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा इसका मतलब है उसके बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होगा, और जिसके एटॉमिक रेडियस कम होगा इसका मतलब है उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। अगर इस पर भी आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है तो लास्ट में आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर जाना है। पहले आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस मल्टीपल बॉन्ड को वेटेज देनी है, उसके बाद आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस को वेटेज देनी है और सबसे लास्ट में आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को वेटेज देनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोग किस तरह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हो। इसके लिए आप लोगों को लाजमी है कि आप लोगों को ये पता हो कि रिएक्टेंट जो भी रिएक्टेंट स्पीशी है उनके दरमियान डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है और जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है। अगर इस तरह का आप लोगों को न्यूमेरिकल आता है तो उस कंडीशन में ये टेबल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें ये वैल्यू गिवन होगी कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी रिक्वायर है, कार्बन कार्बन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर आपके पास HCl का बॉन्ड बनता है यानी कि H हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन में उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट किस तरह करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी, यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उसमें जितने भी बॉन्ड मौजूद हैं उनके ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो आप लोगों ने लिखनी है और माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो रिक्वायर है प्रोडक्ट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर आप लोगों के पास कितने रिएक्टेंट स्पीशी है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। इसका मतलब है कि एक आप लोगों के पास बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान होगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान होगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट वाली साइड पर आप लोगों के पास 2 बॉन्ड आते हैं और इसकी अमाउंट कितनी है, इसके मोल जो है हाइड्रोजन का भी 1 मोल है जो यूज हो रहा है और क्लोरीन का भी 1 मोल ही यूज हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी चेंज जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उस कंडीशन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है। अब पहले आपके पास रिएक्टेंट में 2 कंपाउंड है, दोनों को अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के फॉर्म में लिखा है। उसके बाद माइनस
प्रोडक्ट के 2 मोल हैं इसके साथ, इसलिए हमने 2 को यूज किया है। उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर HCl, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और Cl के दरमियान है, क्लोरीन के दरमियान। अब इसका 1 मोल है, 1 हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है वो 436 किलो जूल पर मोल। इसी तरह क्लोरीन का 1 मोल है, ये इस 1 मोल को मल्टीप्लाई करना है उस एनर्जी जिससे जो रिक्वायर है क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास प्रोडक्ट में 2 मोल HCl के हैं, तो इसका मतलब है इस 2 को यानी कि 2 मोल को मल्टीप्लाई करना है उस एनर्जी से जो रिक्वायर है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसके बाद आप लोगों ने इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो रिजल्ट आएगा इसको आप लोगों ने पहले सम करना है, जमा करना है। इन दोनों को आप लोगों ने पहले जमा करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से आप लोगों ने इस वैल्यू के आंसर को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आप लोगों के पास जो एनर्जी हासिल होगी वो -185 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यह एनर्जी डिफरेंस जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एनर्जी डिफरेंस जो है वो 185 किलो जूल पर मोल। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान आप लोगों के पास प्रोडक्ट की इतनी एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन खदीजा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। जी खदीजा, रिएक्शन फिर एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? सर किस केस में? जिस वक्त प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो सर, उस केस में एक्सोथर्मिक होगा। जी अम्मान नहीं, अम्मान नहीं जी सर। जी, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? सर एक्सोथर्मिक। इसके बाद रबिया सॉरी। यस सर। जी रबिया, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है। इसके बाद यूसुफ। यस सर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? सर एक्सोथर्मिक ही है। कंफर्म है? यस सर। तो आपकी बात मान लें? सर है तो एक्सोथर्मिक, आगे आपकी मर्जी है। चलें, इस तरह आप लोगों ने इसे कैलकुलेशन करनी है अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आ जाता है तो, ठीक है। इसके साथ आप लोगों के पास एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोग फ्यूल को बर्न करते हो, क्योंकि इस कंडीशन में आप लोग गैस को बर्न करते हो। बर्न करने के बाद आप लोगों के पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल हासिल होता है, वाटर मॉलिक्यूल हासिल होता है, इसके साथ आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज होती है।
और इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह आप लोगों ने लास्ट की है। ठीक है, सिर्फ सर डिफरेंस क्या है उसमें आप लोगों ने जो लिखा है वो प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू लिखा है। सॉरी, लास्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों ने जो लिखा है वो लिखा है रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी। बेसिकली आप लोगों को वैसे ये करना इस तरह चाहिए था, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करते। अगर आप लोग ये इनवर्स भी लिख देते हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि साइन आप लोगों के पास फिर भी वही आता है जो आना चाहिए, यानी कि साइन जो है वो डिफरेंट आता है। अगर आप लोग लिखते हो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, तो उस कंडीशन में इसके साथ साइन जो है वो प्लस का आता है। और बेसिकली वही आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बताता है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, अगर आप लोग प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी लिख देते हो या रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की वैल्यू लिख देते हो, तो दोनों में मैं आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल दी यस सर। हुई है उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो हीट रिलीज होती है जिस वक्त आप लोग मीथेन गैस को बर्न करते हो, तो उसकी एनर्जी को किस तरह कैलकुलेट करते हो। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने उसके लिए भी कैलकुलेशन करनी है कि जिस तरह अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम लिखी है। इसमें प्रोडक्ट जो वो वाली एनर्जी जो इस वक्त आप लोग कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हो, इसी तरह वो वाली एनर्जी जिसमें आप लोग वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हो। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक एक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, दो दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जिस तरह कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उसमें आप लोगों के पास सबसे पहला आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जिस वक्त हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके एक कार्बन, उसके बाद एक टर्मिनल पे एक साइड पर जो है ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, इसी तरह दूसरी साइड पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें एक ऑक्सीजन है और उसके दोनों साइड पर जो है वो हाइड्रोजन अटैच हैं। और जब भी आप लोग ये बर्निंग का प्रोसेस करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग ये बॉन्ड को ब्रेक करते हो, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी कि नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इनिशियली आप लोगों के पास मीथेन गैस है जिसमें आप लोगों के पास ये कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ ये दी हुई है कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। उसमें ये नहीं दिया हुआ कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जिस वक्त बॉन्ड ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये वैल्यू दी हुई है कि इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है या सप्लाई करना पड़ती है। अब इसी तरह ये आपके पास 4 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो 4 बॉन्ड को जिस वक्त ब्रेक करोगे तो उस कंडीशन में एक हाइड्रोजन की जितनी एनर्जी आप लोग सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है 4 बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आप लोगों के पास वही एनर्जी जो है वो उसके 4 टाइम्स में होगी। इसी तरह अगर आप लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो वाटर के एग्जांपल में आपके पास 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो आप लोगों ने उनका ये काउंट कर लेना है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके दरमियान से कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों ने वही फार्मूला जिस तरह प्रीवियस किया है तो उसकी बेस पर आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। जिस वक्त आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो डिफरेंट गैसेस के, क्योंकि आप लोगों के पास डिफरेंट गैस हैं जिनको आप लोग बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट हासिल करते हो। अगर आप लोग मीथेन गैस को यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो एनर्जी रिलीज होती है, या आप लोग हाइड्रोजन गैस को यूज करते हो तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, या ग्रेफाइट यानी कार्बन को यूज करते हो तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, उनकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है।
और इसमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि किस जिस वक्त हाइड्रोजन को यूज करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास -285.8 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और अगर आप लोग यूज करते हो एथेनॉल को और उसके बाद उसको बर्न करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास 1367 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होती है। और जो अगर आप लोग ग्रेफाइट को यूज करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास 393 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप लोग मीथेन को यूज करते हो तो उस कंडीशन में 890.3 किलो जाउल पर मोल एनर्जी हासिल होती है। अब हर मॉलिक्यूल को यूज करते हो तो हर एक के जरिए आपके पास डिफरेंट एनर्जी रिलीज होगी और उसके रीजन डिफरेंट होने की क्योंकि हर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड भी डिफरेंट है। जिस तरह अगर हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस को अगर बर्न करते हैं और मीथेन गैस को बर्न करते हैं तो उस केस में मीथेन गैस के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन के केस में कम एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि इस दौरान हमारे पास सिर्फ सिंगल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसको हम ब्रेक करते हैं। लेकिन अगर हम मीथेन गैस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड कार्बन के साथ होते हैं और इन चारों बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं लेकिन मीथेन के केस में हम 4 बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और जितने बॉन्ड ज्यादा को हम ब्रेक करेंगे इसका मतलब है उतनी ही हमारे पास ज्यादा एनर्जी हासिल होगी। और इसकी बेस पर हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि बाज़ जगह पर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बाज़ जगह पर हमें कम एनर्जी रिक्वायर होती है और उस हिसाब से हम उस गैस को उस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं कि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए या कम एनर्जी चाहिए। अगर कम एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है हम हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं और अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है कि हम मीथेन गैस को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कम एनर्जी चाहिए और आप लोग मीथेन गैस को यूज करना शुरू कर देते हो तो इसका मतलब है कि थोड़ी एनर्जी को आप लोग यूज करते हो, बाकी एनर्जी को आप लोग जाया करते हो। और जाया करने का मतलब है कि आप लोग इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हो, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। सर आज के लिए इतना ही काफी है, आगे ना पढ़ाइएगा। सर जी जी सर आपने एक एग्जांपल में ना डी यूज किया और एक एग्जांपल में HF यूज किया, तो सर ये अब क्यों किया ऐसा? मतलब डी सर एक एग्जांपल में डी से रिप्रेजेंट किया ना आपने। डी से, एक मिनट, इसमें सर नहीं, ऊपर वाली स्लाइड में। ये सर इसी ऊपर वाली स्लाइड में ये सर ये डेल्टा H इज इक्वल टू डी रिएक्टेंट बॉन्ड्स। डी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए लिखा है। ओके, और सर नीचे वाले में डेल्टा HF लिखा है आपने। वो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज वो दोनों की एनर्जी सेम ही होती है। जिस तरह हमने कहा था ना कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में सपोज अगर एनर्जी रिलीज होती है तो अगर प्रोडक्ट को दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें उतनी ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम केस होता है। अगर एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने से रिलीज होती है तो अगर हम उसी बॉन्ड को बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें उतनी ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। जस्ट उनके साइन में डिफरेंस होता है, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। एफ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज किया हुआ है, सी जो है वो कंबशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, डी जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इसके अलावा तो कोई इशू नहीं है।
सर ये जो मीथेन में आपने फॉर्मूला यूज किया है उसमें आपने जो रिएक्टेंट है उसमें सिर्फ मीथेन की वैल्यू लिखी हुई है, ऑक्सीजन की नहीं लिखी, इससे ऊपर वाली साइड पे। ये वाली यस सर। आप लोगों के पास एक रिएक्शन होता है कि जब भी आप लोग यूज करते हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज करते हो। आप लोगों ने मेरे ख्याल में इंटर में भी ये चीज पढ़ी है और शायद PC1 में भी एक चीज है। अगर आप लोगों के पास एक चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो और एक की क्वांटिटी बहुत कम हो तो उस कंडीशन में जो बहुत ज्यादा वैल्यू वाली होती है उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू में ही बहुत कम माइन्यूट सा चेंज आता है। तो उस बेस पर हम उसको कंसीडर करते हैं कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 है। रिएक्शन करती है तब भी 1 है, रिएक्शन के बाद भी उसकी वैल्यू जो है वो 1 ही रहती है। इसी वजह से यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कंसीडर किया है कि वो वैल्यू कांस्टेंट है। अगर आप लोग लिखते हो तो तब भी मैं इसको गलत नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके बेस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन या दूसरी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। और ये वाली चीज जो है आप लोगों ने जो मेरे ख्याल में 13 चैप्टर है उसमें ये चीज डिस्कस भी करनी है कि किस तरह हम एक चीज को यूज करते हैं दूसरी चीज को यूज नहीं करते हैं, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर। ये चीज क्लियर है? यस जी सर। सर। इसके बाद अटेंडेंस, वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो ईशा शाहिद। ईशा शाहिद, ईशा शाहिद इज एब्सेंट। नौमान मुनव्वर, प्रेजेंट सर। नौमान मुनव्वर इज प्रेजेंट। सुभान बाबर, सुभान बाबर इज एब्सेंट। यूसुफ अली गोविंदन, यूसुफ यस अली, सर। यस सर। ठीक है। यूसुफ अली आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसमें से अगर कोई कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह चल रहा है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।